नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोग अगर मेरे चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पे अगर अपडेट देखना चाहते हो और देखते भी होंगे तो मैं आपको बता चुका हूं कि अभी रिसेंटली पहले मद्रास हाई कोर्ट ने, रिसेंटली पहले केरला हाई कोर्ट ने एक बहुत सख्त तौर पे, स्ट्रिक्ट तौर पे यहां पे ऑर्डर जारी करे हैं कि जो जूनियर वकील हैं, जो नए नए वकील अपना एनरोल्ड हो रहे हैं, तो बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स, यानी जो अपनी स्टेट बार काउंसिल्स होती हैं, उनकी यहां पे जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वहां पे नए वकीलों को वो स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जाए कि अगर आप उनसे एनरोलमेंट के नाम पे एक अच्छा खासा अमाउंट एनरोलमेंट के नाम पे फीस का लेते हो, एक एडवोकेट वेलफेयर फंड के नाम पे उनसे पैसा लेते हो एनरोलमेंट के टाइम पर ही, तो अब आपका वहां पे जिम्मेदारी बननी चाहिए कि एक वकील यहां पर जिसको नया नया वकील है उसको काम नहीं मिल रहा है, या फिर अगर उसको काम मिल रहा है तो जो उसके सीनियर हैं वो स्टाइपेंड का पैसा उसको पे नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अपना एक तरह से वर्कलेस है और उसके पास कोई काम नहीं है, तो यहां पे आपने वेलफेयर का पैसा लिया है और आपने यहां पे अपने एसोसिएशन में या अपनी कम्युनिटी में या एक आप अपना गवर्निंग अथॉरिटी हो, आपने आपके पास में वो अपना कैंडिडेट एज एन एडवोकेट एनरोल्ड हुआ है, तो उसकी मदद करने की जिम्मेदारी, उसको दिशा दिखाने की जिम्मेदारी, उसको काम दिलाने की जिम्मेदारी भी बार काउंसिल आपकी बनती है। तो यहां पे स्टेट बार काउंसिल के ऊपर यहां पे एक उनके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा बात करूं या केरला हाई कोर्ट के द्वारा बात करूं, दी गई है। लेकिन अभी रिसेंटली यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर जारी कर दिया है। एक जो दिल्ली के अंदर एडवोकेट्स हैं, वो जो एनरोल्ड हैं, जिनके मन में एक डाउट आ रहा था कि यार मैं भी तो अब दिल्ली के अंदर एज एन एडवोकेट एनरोल्ड हूं, मेरे गवर्निंग अथॉरिटी अपना दिल्ली बार काउंसिल है, तो यार वो भी तो हमारे लिए कुछ करे, दिल्ली के अंदर भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए, डायरेक्शंस दी जानी चाहिए, दिल्ली के अंदर भी तो हाई कोर्ट के द्वारा मुद्दा यहां पे छेड़ना चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर मुद्दा जाना चाहिए। तो यहां पर पिटीशन फाइल करी थी। केस का नाम है सिमरन कुमारी, यहां पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। केस का नाम है सिमरन कुमारी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अनदर, यानी कि और पार्टीज को भी यहां पे रिस्पोंडेंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये अपना 25 तारीख को यहां पे ऑर्डर जारी करा है। 25 जुलाई 2024 का ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी है और ये जजमेंट की कॉपी आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर भी कर दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। तो यहां पे क्या बोला गया है, मैं आपको पूरी मुद्दे की कहानी बता देता हूं। पर्टिकुलर पिटिशनर ने पहले भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को एक लेटर भेजा था कि हम भाई एक एज एन एडवोकेट आपके यहाँ पे एनरोल्ड है, दिल्ली के अंदर एनरोल्ड है, हमने अच्छा खासा पैसा पे किया हुआ है और हम जो है अपना कोई भी लॉ फर्म के अंदर ज्वाइन होते हैं या किसी भी एडवोकेट साहब के पास में अपना ज्वाइन होते हैं, तो हमारे को स्टाइपेंड के रूप में कोई पैसा मिलता नहीं है, हमारे से काम करवाया जाता है, सारी चीजें हमसे करवाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में स्टाइपेंड के रूप में हमारे को पैसा मिलता नहीं है। दूसरी बात, बार काउंसिल ने भी कोई ऐसा रूल्स नहीं बता रखे हैं, कोई रूल्स नहीं बना रखे हैं कि एक्चुअल में हमारे को पैसा मिलना चाहिए और वो हमारे को नहीं मिला जा रहा है, तो हम उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आप इसके ऊपर कुछ काम करिए। ये पिटीशन ऑलरेडी पहले भी अपनी फाइल करी गई थी, जिसको डिसमिस कर दिया गया था। फिर जनवरी में यहां पे रिकॉग्निशन दिया था और दिल्ली हाई कोर्ट में मई के अंदर यहां पे अपना पिटीशन फाइल हुई थी, लेकिन वो डिसमिस हो गई थी। फिर दोबारा यहां पे क्योंकि डिसमिस इसलिए हुई थी, मैं रीजन भी आपको बता देता हूं। आप अगर दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे चेक करोगे ना, ये सिमरन कुमारी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये केस का नाम टाइप करोगे तो दो पिटीशन आपको नजर आएगी, एक जो डिसमिस हो चुकी है और एक ये वाली। तो पहली वाली डिसमिस होने का रीजन यही बता रखा है कि भाई आपने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को निर्धारित टाइम नहीं दिया रिप्लाई फाइल करने का, इसलिए डिसमिस होती है। तो ये रीजन की वजह से अब यहां पे क्या बोला है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से यहां पे जो अपने वकील साहब थे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने यहां पे बोला है कि जज साहब, हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी इस इशू के रिगार्डिंग। जैसी हमारे को इंफॉर्मेशन मिली थी ना 27 जनवरी 2024 को, तो हमने एक पहली मीटिंग, अपनी लास्ट मीटिंग हमारी जो रिकॉग्नाइज हुई थी, हमने ये वाला इशू रेज करा था कि जो नए नए वकील हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, इनको स्टाइपेंड पे किया जाना चाहिए। बट ये जो इशू है ना, इसको अभी टाल दिया गया है, इस इशू को अभी डिस्कस नहीं करा गया है। बट जज साहब, हम आपको ये दिलासा देते हैं, हम ये बात बताते हैं कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर हमारी बार काउंसिल की एक और मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर हम ये वाला मुद्दा रेज करेंगे और मीटिंग रेज जब हमारी होगी, तो ये मुद्दा जब हम रेज करेंगे, इसमें एक एप्रोप्रिएट हम फैसला ले पाए और आपको उसके बारे में अपडेट देंगे। तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने इसके ऊपर बोला है कि आप जो है एक्सपीडिएटली, जल्दी से जल्दी, विद इन 6 हफ्तों के अंदर अंदर आप जो है, देखो 4 हफ्ते तो आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में लगेंगे, 2 हफ्ता और ले लो, ठीक है। तो इस इशू को आप 6 हफ्तों के अंदर अंदर कंप्लीट करो। साथ ही में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, ठीक है, यहां पे बोला है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आप जो है इनपुट दो इस इशू के रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 2 हफ्ते के अंदर अंदर, कि 4 हफ्ते में आपकी मीटिंग होने वाली है, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप एक इनपुट यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दोगे कि जब आपकी 4 हफ्ते बाद मीटिंग जो ऑर्गेनाइज होने वाली है, तो वहां पे आपने ऐसा क्या प्लान बनाया है जूनियर एडवोकेट्स को स्टाइपेंड देने के लिए जो एनरोल्ड है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर क्या आपका प्लान चल रहा है,
इस चीज के रिगार्डिंग आप जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑलरेडी एक इनपुट देके रखोगे, ताकि 2 हफ्ते और बाद जब मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी तो यहां पे सबके दिमाग में एक क्लैरिटी रहेगी कि इस इशू के रिगार्डिंग जूनियर लॉयर्स को स्टाइपेंड देने के लिए बात करी जाए प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे 4 हफ्ते में 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इनपुट देना पड़ेगा। और साथ ही में अभी ये जो पिटीशन है, ये एप्लीकेशन है, ये डिस्पोज ऑफ करी जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर करा है, ये ऑफिशियल जजमेंट है 25 तारीख का, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है 25 जुलाई के यहाँ पे ऊपर बात करी गई है। अब मुद्दे वाली बात ये आती है कि जैसे कि मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर रूप से बोल दिया है, भाई आप जैसे मर्जी करो, 5,000 रुपए जूनियर लॉयर्स को तो पे करने पड़ेंगे। केरल हाईकोर्ट ने भी यही बात बोली कि 5,000 रुपए तो जूनियर लॉयर्स को पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं ना, दिल्ली हाईकोर्ट में थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज है। यहां पे बोला गया है कि अगर कोई जूनियर लॉयर, अगर कोई जूनियर एडवोकेट किसी भी एडवोकेट के पास अपना काम करता है, एम्प्लॉय होता है, सीनियर एडवोकेट के पास काम होता है, तो लॉ फर्म में कोई काम होता है, तो बार काउंसिल आप एक ऐसा रूल बनाइए कि ताकि जब वो अपना जूनियर एडवोकेट इन सबके पास अगर काम कर रहा होगा तो उसको मिनिमम स्टाइपेंड इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ताकि कोई भी एडवोकेट, कोई भी सीनियर एडवोकेट, कोई भी लॉ फर्म अगर किसी भी कैंडिडेट को एज एन इंटर्न हायर कर रही होंगी, उनके दिमाग में भी क्लियर होगा कि मैं इंटर्न को हायर कर रहा हूं तो मेरे को इतने मिनिमम पैसे देने पड़ेंगे, इतने मिनिमम पैसे पे करने पड़ेंगे। तो यहां पे ये एक अपना चेंज है, ये एक यूनिक बात यहां पे बताई हुई है। तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आना चाहिए बाकी अदर पिटीशंस के कंपैरिजन में और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो पिटीशन अपनी डाली है इसके कंपैरिजन में। ठीक है जी। तो जब आप कोई वकील साहब के पास में काम कर रहे होंगे, तो अगर काम कर रहे हो तो इसका मतलब वो 5,000 रुपए या जो भी अमाउंट अभी डिसाइड करेंगे, अभी डिसाइड करा हुआ नहीं है, तो वो पे करने ही पड़ेंगे। तो ऐसी गाइडलाइंस आई होप इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर ऑल ओवर द इंडिया के लिए यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा कोई एक मुनीम चालू करेगा। तो आपका क्या मानना है कि अगर हम किसी वकील साहब के पास में लॉ फर्म में कोई काम कर रहे हैं तो हमारे को मिनिमम एक फिक्स अमाउंट क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका क्या मानना है इस बात के ऊपर? जो ये पिटीशन का लिखा है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। दूसरी बात, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं भी अपनी जुडिशरी की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं और बहुत एक्सेलेंस में बच्चे लोग अपना परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें प्रीलिम्स की भी तैयारी होती है, मेंस की भी तैयारी होती है, आंसर राइटिंग भी होती है। सारे के सारे जो आपके नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं कि मेरे को अगर कोई क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक के ऊपर, मुझे क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सा केस लॉ लिखना है, सारे के सारे लेटेस्ट लैंडमार्क आपको केसेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अभी हमने 15 जुलाई से अपना नया बैच चालू करा है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। शाम को 6 बजे डेली लाइव क्लास भी होती है। किसी दौरान लाइव क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होती है। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल होगा और ये पोस्टर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आप। और भी क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की है, कंप्लीट फैमिली लॉ की है, जिसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ सारा कवर अप कराया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल रहेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।